हेलो, नमस्कार। आज हम एक लाइव इवैल्यूएशन करके देखते हैं कि किस तरीके से मेंस आंसर राइटिंग में चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे। एक, कि क्या कैंडिडेट ने अच्छा किया है, दूसरा क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, और तीसरा क्वेश्चन को और किस तरीके से बेहतर लिखा जा सकता था, चाहे वो इंट्रो हो, चाहे वो कंक्लूजन हो, या फिर जो मेन बॉडी है उसको। ठीक है, हम ये 3 चीज़ें देखेंगे। पीछे थोड़ा बैकग्राउंड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो थोड़ी साउंड आ रही है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन की डिमांड पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जामिन क्रिटिकली वेरियस फैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी टिल इंडिपेंडेंस। देखिए, पहली बात तो आप कीवर्ड को अगर नोटिस करें तो कीवर्ड साफ साफ कह रहा है कि एग्जामिन करना है क्रिटिकली इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, कि किस तरीके की ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, उसके क्या आयाम रहे। अब आप इसमें आराम से इम्पैक्ट दिखा सकते हैं, आप उसमें उन पॉलिसीज का नेचर दिखा सकते हैं, पर साथ ही साथ याद ये रखना है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है कि क्रिटिकली एग्जामिन करना है। यानी अगर हम अच्छी चीज़ें बताएंगे तो हमको थोड़ी उसकी कमियां भी निकालनी पड़ेंगी, पर चूंकि क्वेश्चन ब्रिटिश पॉलिसी का है तो ऑब्वियस है कि हमारा ज़्यादा वेटेज रहेगा उसकी कमियों पे। बट इसके 2 डायमेंशन बनेंगे। ठीक है, ये 10 नंबर का है तो ऑब्वियस है कि 2 डायमेंशन बनते हैं। हम देखते हैं किस तरीके से कैंडिडेट ने एड्रेस किया। उन्होंने लिखा है कि दादाभाई नौरोजी इन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल क्रिटिसाइज इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया फॉर बीइंग चीफ कॉज ऑफ इंडिया पॉवर्टी एंड मिजरी। इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से तो इसके साथ अलाइन नहीं हो रहा क्वेश्चन के साथ, बट स्टिल इन्होंने एक अच्छा इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इंट्रोडक्शन में सजेस्ट किया है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने बहुत फैक्चुअली दादाभाई नौरोजी को मेंशन कर दिया, उनकी किताब को मेंशन कर दिया, तो मुझे लगता है कि बेहतर है। दूसरा एक चीज़ जो मुझे थोड़ा अजीब लगी कि इस तरीके से ये सर्कुलर टाइप अंडरलाइन ना करके स्ट्रेट अंडरलाइन करें तो वो बेहतर प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करता है, राइट। बाकी इंट्रोडक्शन ठीक ठाक है। अब देखते हैं कि वेरियस फैसेट क्या रहे ब्रिटिश पॉलिसीज की, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज की। ठीक है, तो अब देखते हैं इन्होंने किस तरीके से किया है। पहला इनका मुझे लगता है बहुत अच्छा है, एकदम एप्ट है, क्योंकि आप इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या सोचेंगे, आप सोचेंगे एग्रीकल्चर के लिए क्या किया, इकोनॉमिक में आप सोचेंगे इंडस्ट्री के लिए क्या किया, इकोनॉमी में आप सोचेंगे सर्विस सेक्टर में क्या किया, जैसे सर्विस सेक्टर में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया। फिर आप अंदर जाके जाएंगे कि एग्रीकल्चर में क्या किया, लैंड के लिए क्या किया, इरिगेशन के लिए क्या किया, लैंड पे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए क्या किया। तो उस तरीके से आप सोच सकते हैं इस आंसर को। ठीक है, तो देखते हैं, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं। इन्होंने लिखा है कि भाई पहला लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया है, पहला पॉइंट। अब देखते हैं क्या क्या फीचर्स हैं। रिप्लेस ट्रेडिशनल सिस्टम विद जमींदार, इंट्रोड्यूस न्यू क्लास ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, मेड लैंड एस्ट। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी जो कमी क्या है, ट्रेडिशनल सिस्टम विद जमींदारी, महलवारी सिस्टम। एक तो इन्होंने जो लैंड रेवेन्यू लिखा है इसमें आप क्लियरली एक्सप्लिसिटली मेंशन कर सकते थे तीनों को, पहला परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा रैयतवारी और तीसरा महलवारी। अब ये तीनों को क्लियरली लिख सकते थे। तीनों को अगर आप सब हेडिंग बना के इसके अंतर्गत पॉइंट लिखते तो बेहतर तौर से वो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के माइंड से। तो ठीक है, और देखते आगे। दूसरा इन्होंने असेसमेंट किया इसका कि डिस्ट्रॉय जनरेट। अब देखो यही मैं आपसे कह रहा हूँ, क्वेश्चन था कि एग्जामिन करना है क्रिटिकली। अब आपको 10 नंबर का है, ऑब्वियस है कि आपके पास 2 ही पेज हैं, तो अब आप 2 पेज में क्या सब कुछ लिख सकते हैं? अगर आपको सब कुछ लिखना है तो आपको बहुत कम कम स्पेस देना पड़ेगा। बट इन्होंने क्या किया है कि पहले ये लिखा है, इसके बाद इसका असेसमेंट लिखा है। बेहतर क्या होता है कि लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन लिखते चलते और साथ ही साथ उसका इम्पैक्ट लिखते चलते। ज़्यादातर इम्पैक्ट तो नेगेटिव हुआ है, तो उसी इम्पैक्ट को पैरेलली मेंशन करते चलते, और जब वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो भी थोड़ा बहुत रहा है उसको लिखते, तो उसको लास्ट में एक वेव यहाँ पे एक डायमेंशन बना के लिख सकते थे। ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं, एक सेकेंड। तो ये हो गया पहला पेज। अब दूसरा पेज देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है दूसरा रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, ये भी ठीक है। रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन में इन्होंने लिखा है फॉरेस्ट एक्ट पास किए गए, इंक्रीज कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट रिसोर्स, क्लैश विद ट्राइबल। ठीक है, मतलब बहुत एप्ट नहीं है पर बहुत जेनरिक टाइप है। ठीक है, असेसमेंट ट्राइबल फेज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, बैंक्रप्सी ट्रेडिशनल कम्युनिटी, ये इनको यहीं एक्सप्लिसिटली इसको लिंक करके रखना था, जिससे कि आप देखो इन्होंने ये जो है इतना स्पेस लिया है इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि इस स्पेस को आप आराम से 2 या 3 पॉइंट में, बहुत कम में यहाँ तक आप इसको लिमिट कर सकते थे। ठीक है, तो ये एक अननेसेसरी मुझे लगा कि चीज़ें है। आगे देखते हैं। फिर है कि प्रोमोटेड मशीन मेड इन्फ्लक्स ऑफ ब्रिटिश गुड, हैवी टैक्सेशन ऑफ इंडियन गुड्स, रिजल्ट इन डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, इम्पैक्टेड सेल्फ सफिशिएंसी विलेज। अब ये 2 पॉइंट अच्छे हैं, बहुत अच्छे पॉइंट हैं। डिस्गाइज बिल्कुल कीवर्ड का यूज़ किया है, सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेज वास्तव में तोड़ दी गई थी।
बट यहाँ इन्होंने ये जो लिखा है इसमें आप आराम से एक कीवर्ड यूज कर सकते थे, क्या, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इस आंसर में अभी तक क्या लगा हमको, एक आंसर में कुछ स्तर पे तो डिमांड को एड्रेस किया गया है, बट बहुत ज़्यादा कंटेंट को बढ़ाया नहीं गया, सेम कंटेंट को बार बार लिखने की कोशिश की है। जैसे ये फॉरेस्ट वाला, ये बहुत रिक्वायर्ड डिमांड नहीं थी, इसकी जगह आप रेलवे के इंट्रोडक्शन के बारे में आप लिख सकते थे। इसके अलावा आप सरकार के जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे फेमाइंस है उनके बारे में आप लिख सकते थे। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसको क्लियरली मेंशन कर सकते थे, जो मुझे लगता है कि कैंडिडेट ने थोड़ा सा मिस कर दिया है इस चीज़ को भी। ठीक है, अब इसको कंक्लूजन को देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या है कि 10 ब्रिटिश पॉलिसी डिस्ट्रॉय कंटिन्यूटी, यूटिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन एंड पुश्ड मासेस टुवर्ड पॉवर्टी। ये मतलब एक तरीके से ठीक ठाक कंक्लूजन है कि भाई ब्रिटिश पॉलिसी ने किस तरीके से लास्ट में इम्पैक्ट किया। तो मुझे लगता है कि आप आराम से इसको, ठीक है, मतलब मैं मानता हूँ कि ये एक मोर देन जेनरिक कंक्लूजन है। बट इसमें एक चीज़ जो मैं आपको पहले ही जिक्र कर रहा था, देखिए इन्होंने जो भी पूरा आंसर है वो सिर्फ एक डायमेंशन में लिखा है, वेरियस फैसेट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी, और लास्ट में उन्होंने कंक्लूड कर दिया। अब बेहतर क्या होता है कि चूँकि क्वेश्चन की डिमांड थी एग्जामिन करना है क्रिटिकली, यानी आपको सिर्फ कमियां ही नहीं बतानी है, कुछ अच्छाइयाँ भी बतानी है। निश्चित तौर से वो अच्छाइयाँ बहुत कम होती हैं, 2 या 3 पॉइंट में आप उनको एड्रेस कर सकते थे। उससे क्या होता, आपके आंसर का एक डायमेंशन और ओपन हो जाता। देखिए यहाँ पे आप आराम से लिख सकते थे कि 2 पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी या एनोदर डायमेंशन ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें आप बता सकते थे कि कैसे ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंडियन इकोनॉमी लिंक हुई, कैसे कमर्शलाइजेशन की वजह से इंडिया में कैश इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ। 1-2 पॉइंट आप ब्रिटिश इकोनॉमी के पॉजिटिव इम्पैक्ट के तौर पे दिखा सकते थे, और बाद में लिख सकते थे कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो बाई प्रोडक्ट थे। इसमें आप डाल सकते थे कि कैसे रेलवे ने नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया, और कंक्लूजन में आप आराम से डाल सकते थे कि ये बाई प्रोडक्ट है, ना कि ये प्राइमरी टारगेट, और आप इसको एंड कर सकते थे। तो यहाँ इन्होंने डिमांड एड्रेस कम की मुझे लगता है। इस वजह से देखिए होता क्या है, कॉपीज में जो कोचिंग इंडस्ट्री में एवेल्यूशन होता है उसमें क्या होता है कि अगर आप एवरेज आंसर लिख रहे हो तो आपको आराम से 4 नंबर मिलते हैं, बट फॉर मी ये थोड़ा एवरेज से कम है। और चूँकि इसमें डिमांड, जो दूसरी डिमांड है वो क्लियरली इन्होंने इग्नोर कर दी है, तो ये आंसर 3 से 3.5 के ब्रैकेट में जाएगा। तो ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी आप कीवर्ड देखें, जब भी आप इस तरीके का एग्जामिन, क्रिटिकली एनालिसिस, डिस्कस, तो कोशिश करें एक और डायमेंशन खोलने की, जिसे अक्सर हम बोलते हैं इम्प्लिसिट डिमांड। ये तो एक्सप्लिसिट हो गई, बट एक इम्प्लिसिट डिमांड होती है, तो वो आप एड्रेस ज़रूर करें। थैंक यू।